सबाहत वॉक्स एंड टॉक्स में आप देख रहे हैं सेगमेंट सबाहत टॉक्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके आ जाएं और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलें ताकि आप कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी मिस ना कर सकें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो क्या हाल चाल है। पत्रस के मज़ामीन पढ़ने का सिलसिला जारी है और आज मैंने पत्रस के जिस मज़मून का इंतखाब किया है वो मर्द और औरत के माशरे में किरदार के हवाले से और उनकी पोजीशंस के हवाले से है। बहुत खूबसूरत छोटा सा मज़मून आपकी नज़र करती हूँ। मेबल और मैं। मेबल लड़कियों के कॉलेज में थी, लेकिन हम दोनों कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में एक ही मज़मून पढ़ते थे, इसलिए अक्सर लेक्चरों में मुलाकात हो जाती थी। इसके अलावा हम दोस्त भी थे, कई दिलचस्पियों में एक दूसरे के शरीक होते थे। तस्वीरों और मौसीकी का शौक़ उसे भी था और मैं भी हमादानी का दावेदार। अक्सर गैलरियों या कॉन्सर्टों में इकट्ठे जाया करते थे। दोनों अंग्रेज़ी अदब के तालिब इल्म थे। किताबों के मुतालिक बाहम बहस व मुबाहसे रहते। हमें से अगर कोई नई किताब या नया मुसन्निफ़ दरियाफ़्त करता तो दूसरे को ज़रूर उससे आगाह कर देता और फिर दोनों मिलकर उस पर अच्छे बुरे का हुक्म सादिर करते। लेकिन इस तमाम यकजहती और हम आहंगी में एक खलिश ज़रूर थी। हम दोनों ने 20वीं सदी में परवरिश पाई थी। औरत और मर्द की मुसावात के कायल तो ज़रूर थे, ताहम अपने ख़यालात में और बाज़ औक़ात अपने रवैये में हम कभी न कभी इसकी तकज़ीब ज़रूर कर देते थे। बाज़ हालात के मातहत मेबल ऐसी रियायात को अपना हक़ समझती जो सिर्फ़ सिन्फ़ ज़ईफ़ ही के एक फ़र्द को मिलनी चाहिए, और बाज़ औक़ात में तहक्कुम और रहनुमाई का रवैया इख्तियार कर लेता, जिसका मतलब ये था कि गोया एक मर्द होने की हैसियत से मेरा फ़र्ज़ यही है। ख़ुसूसन मुझे ये एहसास बहुत ज़्यादा तकलीफ़ देता था कि मेबल का मुतालिया मुझसे बहुत वसी है। इससे मेरे मर्दाना वक़ार को सदमा पहुँचता था। कभी कभी मेरे जिस्म के अंदर मेरे एशियाई आबाओ अजदाद का खून जोश मारता और मेरा दिल जदीद तहज़ीब से बागी होकर मुझसे कहता कि मर्द अशरफुल मखलूक़ात है। इसी तरह मेबल औरत मर्द की मुसावात का इजहार मुबालगे के साथ करती थी, यहाँ तक कि बाज़ औक़ात ऐसा मालूम होता कि वो औरतों को कायनात की रहबर और मर्दों को हशरातुल अर्ज़ समझती है। लेकिन इस बात को मैं क्यों कर नज़रअंदाज करता कि मेबल एक दिन 10-12 किताबें ख़रीदती और हफ्ते भर के बाद उन्हें मेरे कमरे में फेंक कर चली जाती और साथ ही कह जाती कि मैं इन्हें पढ़ चुकी हूँ, तुम भी पढ़ चुकोगे तो इनके मुतालिक बातें करेंगे। अव्वल तो मेरे लिए एक हफ्ते में 10-12 किताबें ख़त्म करना मुहाल था, लेकिन फ़र्ज़ कीजिए मर्दों की लाज रखने के लिए रातों की नींद हराम करके उन सबको पढ़ डालना मुमकिन भी होता, तो भी उनमें 2 या 3 किताबें फ़लसफ़े या तनकीद की ज़रूर ऐसी होती कि जिनको समझने के लिए मुझे काफ़ी अरसा दरकार होता। चुनाचे हफ्ते भर की जाँफशानी के बाद एक औरत के सामने इस बात का एतराफ़ करना पड़ता कि मैं इस दौड़ में पीछे रह गया हूँ। जब तक वो मेरे कमरे में बैठी रहती, मैं कुछ खिसियाना सा होकर उसकी बातें सुनता रहता और वो नहायत आलिमाना अंदाज में भवें ऊपर को चढ़ा चढ़ा कर बातें करती। जब मैं उसके लिए दरवाज़ा खोलता या उसके सिगरेट के लिए दिया सलाई जलाता या अपनी सबसे ज़्यादा आरामदेह कुर्सी उसके लिए खाली कर देता, तो वह मेरी खिदमत को हद के नुस्वानियत नहीं बल्कि हक़ उस्तादी समझ कर कबूल करती। मेबल के चले जाने के बाद निदामत बतदरीज गुस्से में तब्दील हो जाती। जान या माल का इसार सहल है, लेकिन आन की खातिर नेक से नेक इंसान भी एक ना एक दफ़ा तो ज़रूर नाजायज़ ज़राए के इस्तेमाल पर उतर आता है। इसे मेरी इखलाकी पस्ती समझिए, लेकिन यही हालत मेरी भी हो गई। अगली दफ़ा जब मेबल से मुलाकात हुई तो जो किताबें मैंने नहीं पढ़ी थीं उन पर भी मैंने राय ज़नी शुरू कर दी, लेकिन जो कुछ कहता संभल संभल कर कहता। तफसीलात के मुतालिक कोई बात मुंह से ना निकालता था, सरसरी तौर पर तनकीद करता था और बड़ी होशियारी और दानाई के साथ अपनी राय को जद्दत का रंग दे देता। किसी नावल के मुतालिक मेबल ने मुझसे पूछा तो जवाब में मैंने नहायत लाउबालियाना कहा, हाँ अच्छी है लेकिन ऐसी भी नहीं। मुसन्निफ़ से दौरे जदीद का नुक्ता नज़र कुछ निभ ना सका, लेकिन फिर भी बाज़ नुक्ते निराले हैं। बुरी नहीं। कनखिया से मेबल की तरफ देखता गया, लेकिन उसे मेरी रियाकारी बिल्कुल मालूम ना होने पाई। ड्रामे के मुतालिक कहा करता था, हाँ पढ़ा तो है, लेकिन अभी तक मैं ये फ़ैसला नहीं कर सका कि जो कुछ पढ़ने वाले को महसूस होता है वो स्टेज पर जाकर भी बाकी रहेगा या नहीं। तुम्हारा क्या ख्याल है? और इस तरह से अपनी आन भी कायम रहती और गुफ्तगू का बार भी मेबल के कंधों पर डाल देता। तनकीद की किताबों के बारे में फरमाता, इस नक़ाद पर 18वीं सदी के नक़ादों का कुछ कुछ असर मालूम होता है, लेकिन यूँ ही नामालूम सा कहीं कहीं, बिल्कुल हल्का सा।
और शायरी के मुतालिक इसका रवैया दिलचस्प है, बहुत दिलचस्प, बहुत दिलचस्प। रफ्ता रफ्ता मुझे इस फ़न पर कमाल हासिल हो गया। जिस रवानी और नफासत के साथ मैं नाख्वानदा किताबों पर गुफ्तगू कर सकता था और इस पर मैं खुद हैरान रह जाता, इससे जज्बात को एक आसूदगी नसीब हुई। अब मैं मेबल से ना तकता था, इसे भी मेरे इल्म फ़ज़ल का मुतारिफ होना पड़ा। वो अगर हफ्ते में 10 किताबें पढ़ती थी तो मैं सिर्फ 2 दिन के बाद उन सब किताबों के बारे में राय ज़नी कर सकता था। अब इसके सामने निदामत का कोई मौका ना था। मेरी मर्दाना रूह में इस एहसाने फ़तेहमंदी से बालीदगी सी आ गई थी। अब मैं इसके लिए कुर्सी खाली करता या दिया सलाई जलाता तो अज़मत और बरतरी के एहसास के साथ, जैसे एक तजर्बाकार तनोमंद नौजवान एक नादान कमज़ोर बच्ची की हिफाजत कर रहा है। सिरात मुस्तकीम पर चलने वाले इंसान मेरे इस फरेब को ना सराहें तो ना सराहें, लेकिन मैं कम अज़ कम मर्दों के तबके से इसकी दाद ज़रूर चाहता हूँ। ख़वातीन मेरी इस हरकत पर मुझे दोहरी दोहरी लानतें भेजेंगी कि एक तो मैंने मकारी और झूठ से काम लिया और दूसरी एक औरत को धोखा दिया। उनकी तसल्ली के लिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप यकीन मानिए, कई दफ़ा तन्हाई में मैंने अपने आप को बहुत बुरा भला कहा, बाज़ औक़ात अपने आप से नफ़रत सी होने लगती। साथ ही इस बात का भुलाना भी मुश्किल हो गया कि मैं बगैर पढ़े ही इल्मियत जताता रहता हूँ। मेबल तो ये सब किताबें पढ़ चुकने के बाद गुफ्तगू करती है, तो बहरहाल उसको मुझ पर तफक्कुर तो ज़रूर हासिल है। मैं अपनी कम इल्मी ज़ाहिर नहीं होने देता था, लेकिन हकीकत तो यही है ना कि मैं वो किताबें नहीं पढ़ता था। मेरी जहालत इसके नज़दीक ना सही, मेरे अपने नज़दीक तो मुसल्लम है। इस ख्याल से इत्मीनान ने कल्ब फिर मफकूद हो जाता और अपना आप एक औरत के मुकाबले में फिर हकीर नज़र आने लगता। पहले तो मेबल को सिर्फ जी इल्म समझता था, अब वो अपने मुकाबले में पाकीज़गी और रास्तबाजी की देवी भी मालूम होने लगी। अलालत के दौरान मेरा दिल ज़्यादा नरम हो जाता है। बुखार की हालत में कोई बाजारी सा नावल पढ़ते वक्त भी बाज़ औक़ात मेरी आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। सेहतयाब होकर मुझे अपनी इस कमज़ोरी पर हंसी आती है, लेकिन उस वक्त अपनी कमज़ोरी का एहसास नहीं होता। मेरी बदकिस्मती के उन्हीं दिनों मुझे खफीफ सा इन्फ्लुएंज़ा हुआ। मोहलक ना था, बहुत तकलीफ दे भी ना था, ताहम गुज़श्ता ज़िंदगी के तमाम छोटे छोटे गुनाह कबीरा बनकर नज़र आने लगे। मेबल का ख्याल आया तो ज़मीर ने सख्त मलामत की और मैं बहुत देर तक बिस्तर पर पेचो ताप खाता रहा। शाम के वक्त मेबल कुछ फूल लेकर आई, खैरियत पूछी, दवा पिलाई, माथे पर हाथ रखा। मेरे आंसू टप टप गिरने लगे। मैंने कहा, मेबल मुझे खुदा के लिए माफ़ कर दो। उसके बाद मैंने अपने गुनाह का एतराफ़ किया और अपने आप को सज़ा देने के लिए मैंने अपनी मक्कारी की हर एक तफसील बयान कर दी। हर उस किताब का नाम लिया जिस पर मैंने बग़ैर पढ़े लंबी लंबी फाजिलाना तकारीर की थी। मैंने कहा, मेबल पिछले हफ्ते जो तुम 3 किताबें मुझे दे गई थी उनके मुतालिक मैंने तुमसे कितनी बहस की, लेकिन मैंने उनका एक लफ्ज़ भी ना पढ़ा था। मैंने कोई ना कोई ऐसी बात ज़रूर कही होगी जिससे मेरा पोल तुम पर खुल गया होगा। कहने लगी, नहीं तो। मैंने कहा, मसलन नावल तो मैंने पढ़ा ही नहीं था, करैक्टरों के मुतालिक जो कुछ मैं बक रहा था वो सब मनगढ़ंत था। कहने लगी, कुछ ऐसा गलत भी ना था। मैंने कहा, प्लॉट के मुतालिक मैंने ये ख्याल जाहिर किया था कि ज़रा ढीला है, ये भी ठीक था। कहने लगी, हाँ प्लॉट कहीं कहीं ढीला ज़रूर है। उसके बाद मेरी गुज़श्ता फरेबकारी पर वो और मैं दोनों हंसते रहे। मेबल रुखसत होने लगी तो बोली, तो वो किताबें मैं लेती जाऊँ? मैंने कहा, एक ताइब इंसान को अपनी इस्लाह का मौका तो दो। मैंने उन किताबों को अब तक नहीं पढ़ा, लेकिन अब उन्हें पढ़ने का इरादा रखता हूँ। उन्हें यहीं रहने दो, तुम तो पढ़ चुकी होगी। कहने लगी, हाँ मैं तो पढ़ चुकी हूँ, अच्छा मैं यहीं छोड़ जाती हूँ। उसके चले जाने के बाद मैंने उन किताबों को पहली दफ़ा खोला। तीनों में से किसी के वर्क तक ना कटे थे। मेबल ने भी इन्हें अभी तक नहीं पढ़ा था। मुझे मर्द और औरत दोनों की बराबरी में कोई शक बाकी ना रहा।